सीधी बात करते हैं लेयर फार्मिंग की, जो आज की तारीख में एक ज्वलंत विषय है। मित्रों, मैं आपको इसके बारे में बोलने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्यों आवश्यक है, क्यों इतना उस पर जोर लगा के बातचीत करी जा रही है, क्या आवश्यकता है इसकी। इतना अच्छा तो सब चल रहा है, प्रोडक्शन भी बराबर हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान की गोडाउनों भी अनाजों से भरी जा रही है, सब्जी की कोई कमी नहीं है, अनाज की कोई कमी नहीं है, फिर भी इसके लिए करने की क्यों आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमें कोई भी कार्य करने से पूर्व दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहली तो ये कि हमारी आवश्यकता क्या है या आने वाले समय में क्या हो सकती है, और दूसरा ये कि जो भी कार्य हम करें उस कार्य के पीछे कहीं कोई विनाश तो नहीं छुपा है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को तो हम रफ्तार में नहीं ले लिए जो आने वाले 20-50 सालों बाद एक कहना चाहिए विनाश का कारण बन जाए। दो बातें हमें सोचना चाहिए, तो हम पहली बात पर सोचते हैं, फिर दूसरी वाली बात पर सोचेंगे। पहली बात जो है कि हमें इसकी आवश्यकता क्या है, तो आपको और सबको मालूम होगा ये बात कि आज हिंदुस्तान में बड़े चैलेंजों के साथ हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है स्वास्थ्य, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता हमारे लिए किस बात की है? सबसे पहली बात तो यह है कि आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये कहने की कोशिश कर रहा है या कह रहा है कि हमें क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए, उससे हमें कोई समझौता नहीं चाहिए। हम अगर 5 रोटी की खुराक करते हैं तो हम 4 रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन हमें जैविक और सात्विक अन्न चाहिए, शुद्ध अन्न चाहिए। ये हर एक बच्चे की डिमांड है, हर एक नौजवान की डिमांड है और हर एक बुजुर्ग की डिमांड है। तो इस दौर में हमें एक विकल्प के रूप में सोचना पड़ेगा कि जबकि हिंदुस्तान पूरा केमिकल फार्मिंग कर रहा है, कुछ हिस्से में जैविक खेती हो रही है, तो इस बीच में हम पूरे हिंदुस्तान को कैसे क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब जैविक सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन कैसे उपलब्ध करा पाएंगे। ये आज का भी विषय है और आने वाली जनरेशन के लिए भी एक सवाल है। दूसरी बात, जगह प्रतिदिन हमारे पास कम होती चली जा रही है। ये बात को तो प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। एक समय था जब हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति के पास 500-500 एकड़ जमीन हुआ करती थी, और उनके अगर 10 बच्चे हो जाया करते थे तो एक व्यक्ति के पास एक झटके में 100 एकड़ जमीन बचती थी। और अगर अगला राउंड भी 10 बच्चों का लग गया तो दूसरे झटके में 10 एकड़ पे व्यक्ति आ जाता था 500 एकड़ वाला, और अगला राउंड और अगर 10 का लग गया तो 500 एकड़ वाला एक पे आ जाएगा। लेकिन 10 का राउंड ना लगाते हुए हम लोग अगर 2 का ही राउंड लगा दें तो भी हमारे पास 5 एकड़ जमीन बचती है। मतलब 3 पीढ़ी के बाद 500 एकड़ वाला व्यक्ति 5 एकड़ पे आके टिक जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति जमीन का रकबा दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा, आहिस्ता आहिस्ता। ये एक चुनौतीपूर्ण विषय है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी हमें खोजना पड़ेगी कि क्या हम ऐसा करें जो जमीन के कम रकबे की पूर्ति जो है घटते रकबे की पूर्ति कम जगह से उत्पादन के रूप में हो जाए। तीसरी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये कि जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। एक समय था जब देश में हरित क्रांति आई, उस समय 60 से 70 करोड़ की आबादी का भारत हुआ करता था, भुखमरी का माहौल था। हमारी सरकारों ने हरित क्रांति को परमिशन दिया और देश में धुआंधार तरीके से रासायनिकों का प्रयोग हुआ। बेशक हमने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन हमने उसके पीछे एक विनाश का बड़ा मंजर खड़ा कर लिया। साथियों, लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जब 60 करोड़ की आबादी पे थे तो भुखमरी का माहौल था। आप जरा गौर करिए कि अगर बच्चा बच्चा ये डिमांड कर रहा हो कि हमें जैविक और सात्विक फूड चाहिए, तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे पास जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास होने को जा रही है। 150 करोड़ की आबादी को हम सात्विक जैविक भोजन कैसे उपलब्ध करा पाएं, ये एक सवाल हमारे ऊपर बनता है। तो ये 3 चुनौतियां हमारे बीच में लगातार खड़ी हुई हैं, और चौथी चुनौती के रूप में जो गांव का माइग्रेशन शहरों की तरफ हुआ और शहरों का विकेंद्रीकरण हुआ, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप सभी लोग भी गांव और शहरों से बिलोंग करते होंगे। एक समय जब आपके शहर में जिस कोने में आप रहा करते थे, वहां पर हो सकता है कि आपके आजू बाजू खेत खलियान हुआ करते होंगे, लेकिन एक समय आज का दौर है
वहां पर केवल और केवल कंक्रीट का जंगल दिखाई देता है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्डिंगें, नाली, सड़कें और तमाम तरह की इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके कारण भूमि का रकबा खेती के लिए कम होता चला जा रहा है। अगर हम इन चारों बातों को गंभीरता से कागज पर लिख के इनके बारे में सोचें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा कि आज अगर हम सुरक्षित हैं तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और हमें कोई एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था खोजना पड़ेगी जिसमें इन सभी तरह की चुनौतियों का, सभी तरह के सवालों का एक मंच पर समाधान, एक मंच पर जवाब मिल सके। तो साथियों, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक मंच पर एक ही जवाब है, मल्टीलेयर फार्मिंग। क्योंकि मल्टीलेयर फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जो कम जगह में ज्यादा उत्पादन देती है, एक ऐसी तकनीक है जो 10 एकड़ का उत्पादन 2 एकड़ में दे देती है, एक ऐसी तकनीक है जिससे बिना जहर डाले आप भरपूर उत्पादन लेते हैं, एक ऐसी तकनीक है जो कम से कम जगह में बेहतरीन उत्पादन के लिए सिद्ध होती है। तो चलिए इस तकनीक के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। क्या है, कैसे की जाती है, क्या होता है इसका परिणाम और किस किस तरह के फायदे हमें मिलते हैं। साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, एक ढांचा तैयार करना पड़ता है। अभी मैंने आपको रोकना चाहूंगा, यहां पर एक बात बताई कि हमें 2 बातों के विषय में सोचना चाहिए। नंबर 1, पहले तो आवश्यकता हमारी क्या है, और नंबर 2 कि इसके परिणाम क्या हैं, दूरगामी परिणाम क्या हैं। तो दूरगामी परिणाम इस बात को या मल्टीलेयर फार्मिंग को समझने के बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन आवश्यकता हम आपको बता चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 4 तरह की आवश्यकताएं मैंने आपको गिनाई हैं कि घटती जमीन का रकबा, बढ़ती आबादी की समस्या, और लगातार जो है ना क्वालिटी ऑफ फूड की डिमांड, और छोटी जमीन से ज्यादा उत्पादन की उम्मीद, ये सारी समस्याओं का जो समाधान है वो है मल्टीलेयर फार्मिंग। तो इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर इसके परिणाम पर जाएंगे, और परिणाम में हम ये देखेंगे झांक करके अगले 50 साल तक तो कोई इसमें विनाश की बात नहीं छुपी है। अगर नहीं छुपी है तो आंख बंद करके इस तकनीक पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बात करते हैं मल्टीलेयर फार्मिंग की, तो जिसमें हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं सबसे पहले नंबर, और स्ट्रक्चर में एक बेसिक फंडामेंटल है। दिमाग में बहुत बड़ा बवंडर आप मत रखिए कि ये कोई विशेष बहुत बड़ा तकनीक है जिसे जो है कोई साइंटिस्ट समझाएगा या कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। नथिंग, बहुत सिंपल बात है जो एक किसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग एक प्रैक्टिकल फील्ड पे यहाँ पर खड़े हुए हैं जो मल्टीलेयर फार्मिंग की है, और इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो घास और बांस का है, और बांस के स्थान पर आप कोई भी तरह की वुड, लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यह है कि लगभग 1 से 1.25 इंच की मोटाई उसकी होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए, और हाइट लगभग 10 फीट के आसपास की होना चाहिए। कारण ये क्योंकि विड्थ ज्यादा रखेंगे तो बांधने में और जो आपकी स्ट्रक्चर की पकड़ है वो बनने में कमजोरी होगी, और हाइट इसलिए क्योंकि जब आप लकड़ी को जमीन के अंदर डालेंगे तो लगभग समझ लीजिए कि लकड़ी आपके 1 से 1.5 वर्ष तक जमीन के अंदर रहेगी सुरक्षित, और उसके बाद उसमें पानी लगेगा लगातार तो वो सड़ जाएगी, और जब सड़ जाएगी तो आपको 1 फीट की लकड़ी को नीचे की अलग करना पड़ेगा। और अगर आपने 6 फीट की हाइट का मंडप बनाया और 6 फीट की लकड़ी रखी तो अगले 1-1.5 साल में वो 5-5.25 फीट की हो जाएगी, जो कि दोबारा काम नहीं आएगी। तो इसलिए इसकी हाइट लगभग जो है, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बैम्बू है, और बैम्बू के ऊपर जो है ना लगभग हमने 3 फीट के आसपास की हाइट निकाली है, मतलब 10 फीट की ये टोटल है, जिसमें 1 से 1.5 फीट हम जमीन के अंदर डालते हैं, और 6 से 6.25 फीट तक हम इसकी यहाँ तक हाइट रखते हैं, और इसके ऊपर लगभग 3 फीट के आसपास हम मंडप के ऊपर निकालते हैं, ताकि 1 वर्ष में जब ये सड़ जाएगी तो यहीं के यहीं इसको हम अलग करके और उसी बैम्बू को दोबारा होल करके और नीचे उतार देंगे, ताकि इसकी लाइफ 5 से 6 साल तक लगातार चलती रहे। तो ये हमने बांस या किसी भी तरह की लकड़ी हमने ले ली, और इसको जो हम लगाते हैं एक आइडियली डिस्टेंस हमने सेट किया हुआ है, जिसमें हम 5x6 पर इसको लगाते हैं। ये दूरी रखते हैं 6 फीट, मतलब बैम्बू टू बैम्बू बोलेंगे, और ये डिस्टेंस हम बोलेंगे रो टू रो, मतलब लाइन से लाइन की दूरी। तो ये रखेंगे हम 5 फीट और ये रखेंगे हम 6 फीट। इस तरह से हम बैम्बुओं को लगाते हैं या कोई भी लकड़ी को लगाते हैं। फिर इस लकड़ी को खड़ा करके ठास के बढ़िया से, ये 18 गेज का वायर है जो हमने स्ट्रेट बैम्बू टू बैम्बू लिया हुआ है,
पहले नंबर जब हम पूरे सारे बेम्बू लगा देंगे, उसके चारों तरफ बॉर्डर पर एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे बेम्बू की, जिससे हम मजबूती पकड़ बना सकें। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम घरों में घर बनाते हैं तो हम नींव भरते हैं दीवार को उठाने के लिए, तो चारों तरफ जो नींव भरते हैं, ठीक उसी तरह हमें बेम्बू की नींव भरनी होती है इसके चारों तरफ। वो भरने के बाद हम उस नींव से, उस बेम्बू से अपोजिट डायरेक्शन में वायर को खींच के बाहर की तरफ बांधते हैं तेंबू स्टाइल में। जैसे कि मिलिट्रीज के तेंबू आपने कभी देखे होंगे, चारों तरफ से खींच दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह हम इसको चारों तरफ से खींच के स्ट्रेचिंग कर देते हैं ताकि ये पूरी तरह से चारों तरफ से खिंच जाए। अब अंदर काम करने के लिए हम तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेट वाले बेम्बू हैं उनमें हम ये 18 गेज का या फिर 16 गेज का वायर सीधा स्ट्रेट खींचेंगे और एंड ऑफ द बेम्बू बांध देंगे। फिर दूसरी रो में स्ट्रेट खींचेंगे और एंड ऑफ द बेम्बू बांध देंगे। एंड ऐसा 4 में, 5 में, 6 में कंटिन्यूसली हम ऐसा कर देंगे। और फिर इसके बाद स्ट्रेट में क्रॉस में हम ये वायर बुनेंगे जो कि 20 गेज का होता है। अगर आपके पास वायरिंग की व्यवस्था ना हो तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप बेम्बू अगर आपके पास हैं तो इनको फाड़ लीजिए और फाड़ के मोटा वाला जो फड़ा हुआ बंच रहेगी आपकी, वो 18 गेज की वायर की स्थान पर आप बांध दीजिए, और जो क्रॉस में हम 20 गेज का वायर इसमें लगाते हैं उसके स्थान पर आप उससे और पतली बंच कर लीजिए, लगभग 2 सूत के आसपास की, और उसको क्रॉस में डाल दीजिए। तो ये बेम्बू से भी काफ़ी अच्छा आप बना सकते हैं। और इसके बाद हम ये घास डालते हैं जो खरपतवार की तरह खेतों में खूब ज़्यादा मात्रा में बरसात में उगती है, पर किसान भाई जो है ना हमारे, उसको या तो काट के सुखा के जला देते हैं या फिर उसमें दवाई डाल देते हैं, खरपतवार नाशी डाल देते हैं, जिससे वो ख़त्म हो जाती है। ये हमें दोनों ही काम नहीं करने हैं। प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना है और सही ढंग से उसको उपयोग में लाना है, ताकि हमारा काम हो सके और प्रकृति का दोहन ना हो सके, किसी भी तरह से हानि ना हो सके। तो हमने क्या किया, घास को बढ़ने दिया मेड़ों पर और उसको काट के ये सुखा लिया। सूखने के बाद उसके गट्ठे बनाए और गट्ठे बना के इस घास को हमने पतला 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 इस वायर के ऊपर डाल दिया। इससे क्या फायदा होता है, आधी धूप आधी छाया का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे किसी भी तरह की ज्यादा गर्मी से, किसी भी तरह की ठंडी से फसल को कोई नुकसान नहीं होता। कुल मिला के वातानुकूलित, या हम ये कह सकते हैं एक अनुकूलित व्यवस्था पौधों को ग्रो करने के लिए बन जाती है, जिसमें आधी धूप आधी छाया फिल्टर होके आती है। और इसके ऊपर फिर हम एक फांद छोड़कर, एक वायर को छोड़कर दूसरे वायर पर एक पतली लकड़ी लगाते हैं, वो लकड़ी इसके ऊपर डालते हैं और लकड़ी को वायर से बांध देते हैं ताकि ये घास हवा में उड़े ना। तो इस तरह से ये हम ढांचा तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और जो हमने स्ट्रेट वाला बेम्बू चारों तरफ लगाया है, उस स्ट्रेट बेम्बू पर हम ग्रीन नेट या साड़ी की बाउंड्री वॉल चारों तरफ से लगभग 6.5 फीट हाइट, जो फीट हाइट पर हमारा शेड होता है उस हाइट पर हम चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर देते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि बाहर के जो इंसेक्ट होते हैं वो उड़ के आपके खेत में नहीं आते हैं। दूसरा, जो बाहर की गर्म हवा होती है वो पैरेलली आपके खेत को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बाहर का जो तूफान होता है, जिस तूफान के साथ में खरपतवार के बीज उड़ के आते हैं, वो आपके खेत में एंटर नहीं हो पाते हैं। तीसरा, जो ठंडी हवाएं आती हैं ठंड के समय, जिसमें पाला लगने की संभावना होती है, वो ठंडी हवाएं खेत के अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा घर तैयार होता है जैसे कि आप अपना घर तैयार करते हैं, 4 दीवार के अंदर आप रहते हैं, ठीक उसी तरह से हम पौधों को भी 4 दीवार के अंदर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम नेचर के संपर्क में भी रहते हैं और नेचर के जो बुरे प्रभाव होते हैं, जो फसलों को क्षति पहुंचाते हैं, उनसे हम बच भी जाते हैं। तो ये इस तरह से एक हमने ढांचा तैयार किया और फिर इस ढांचे में हम फसल को रोपते हैं। जो हमने 3-3.5 फीट का रिज बेड बनाया है, मेड़ा बनाया है, उस मेड़े पर हम फसल की बुआई करते हैं। मेड़ा हम बनाते हैं लगभग बहुत अधिकतम तो 4 इंच की हाइट लेते हैं। इसकी बुआई हम मंथ ऑफ फरवरी में करते हैं। मॉडल की जो शुरुआत है, वो सबसे अच्छा महीना है वो है फरवरी में, जनवरी में हम फील्ड को तैयार कर लेते हैं और फरवरी में इसमें जमीन के अंदर 2 इंच की गहराई पर और 6 इंच की चौड़ाई पर पौधों को रोपते हैं। सबसे जमीन के अंदर पहले नंबर पर अदरक या हल्दी के रूप में। तो अदरक या हल्दी या अरबी या चुकंदर या फिर आपका जो है आप बोल सकते हैं कचूर या फिर
सूरन भी बो सकते हैं। कई तरह की फसलें हैं इसमें, लेकिन हल्दी और अदरक प्रचलन में है। तो कंद वाली एक फसल हम बोते हैं जमीन के अंदर फरवरी के महीने में। अब आप सभी को विदित होगा कि अदरक या हल्दी का जो लगाने का समय है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी किसान से आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि जून के महीने में ये फसल बोई जाती है, परंतु हम इस वाले स्ट्रक्चर में फरवरी के महीने में जमीन के अंदर अदरक या हल्दी को बो देते हैं। इसका भी मैं आपको अभी कारण समझाऊंगा। जमीन के अंदर 2 इंच की गहराई पर जैसे ही हमने अदरक और हल्दी को बोया तो फरवरी के महीने में हल्की फुल्की ठंड रहती है, बल्कि मार्च तक हल्की फुल्की ठंड रहती है और अप्रैल से गर्मी का जो है आगमन सही तरीके से होता है। तो जब तक गर्मी अच्छे से नहीं पड़ने लगती है, सॉइल का टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर नहीं हो जाता, तब तक की कोई भी कंद वाली फसल में अंकुरण स्फुटित नहीं होता है। तो जब फरवरी के महीने में हमने अदरक लगा दिया तो वो सुस्त अवस्था में 1-1.5 महीने पड़ा रहता है, और जैसे ही उसका टाइम आता है तो थोड़ी थोड़ी प्रोसेस उसकी मार्च लास्ट से होने लग जाती है, और जब तक के ये ऊपर आएगा तब तक के हम इस पे पूरी तरह से एक फसल ले डालेंगे। और जमीन के अंदर कंद वाली फसल रोपने के तुरंत बाद हम सरफेस पर कोई भी पत्ती वाली सब्जी बो देते हैं। पत्ती वाली सब्जियों में मेथी है, पालक है, धनिया है, चौलाई है, नौनिया है, राजगिर भाजी है, बहुत तरह की साग होती हैं जो पत्तियों के रूप में होती हैं, उन्हें हम बो देते हैं। और कारण ये कि हम पत्ती वाली सब्जी इसलिए बोते हैं ताकि जो है ना ये कम समय में निकल आती हैं और इनकी रूट जो है ना ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है, इसलिए हम पत्ती वाली सब्जियों को बोते हैं। और दूसरा कारण ये है कि पत्ती वाली सब्जियों को हम थोड़ा अति घनत्व में बोते हैं, थोड़ी ज्यादा मात्रा में ब्रॉडकास्ट करते हैं, ताकि जो पौधे धूप और पानी और मिट्टी के संपर्क में सबसे पहले आए वो जल्दी उगाएं, और जो पौधे थोड़े बाद में आए वो बाद में उगाएं। तो अति घनत्व में हम पत्ती वाली सब्जियों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, और इनको बोने से हमें 3 बड़े फायदे होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले नंबर तो पत्ती वाली सब्जी जब जमीन के सरफेस पर बो देते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर ये पूरे मिट्टी के स्पेस को ढक लेती है, और जब मिट्टी के स्पेस को ये ढकेगी तो निश्चित ही है कोई भी खरपतवार को उगने के लिए कोई अतिरिक्त स्थान नहीं छोड़ती है, जिससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो कि खरपतवार के रूप में, मतलब हमें खरपतवार को निकालने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह से जाने अनजाने में ना तो दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, ना ही हमें अतिरिक्त लागत लगानी पड़ती है। तो हमारा सबसे बड़ा मुनाफा ये हुआ कि कोई खरपतवार इस फील्ड में नहीं होता है। नंबर 1, जो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ये नहीं कर सकती है। दूसरी बात, जब पत्तियां पूरे जमीन के सरफेस को ढक लेती हैं तो कोई भी सनलाइट, पहली बात तो ये है कि सनलाइट के लिए हमने आपको पहले बता दिया कि 50% फिल्टर होके धूप आए, उसके लिए हमने ये घास डाल दी, और 50% जब जमीन पर सनलाइट इससे फिल्टर होके पड़ती है तो पत्ती का जो स्पेस होता है वो एकदम इतना सटा हुआ रहता है, पत्तियों से पत्तियां सटी रहती हैं ताकि सनलाइट जो है ना मिट्टी पर नहीं पड़ती है। और जब मिट्टी पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो आप समझ गए होंगे कि इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब पानी के जो वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, हम इस विधि से रोक पाते हैं, जो कि दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी में संभव नहीं है। आप खुले खेतों में फसल बोते हैं और मार्च और अप्रैल के महीने में अगर आप 1 लीटर पानी किसी पौधे को देते हैं तो अगले दिन आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 1 लीटर पानी कहाँ गया। मतलब पौधे ने सारा ले लिया क्या? नहीं, पौधा केवल 1% पानी लेता है, 99% पानी आपका वाष्पीकृत हो जाता है। अगर हम इसका मोटा मोटा अंदाजा लगा लें तो मैं आपको बता दूं 70 से 80% तक पानी खेतों से वाष्पीकृत होता ही है। तो हम इस तकनीक में पानी को वाष्पीकृत, कुल मिला के अगर हम पलट के बात कहें तो ये कि हम 70 से 80% पानी की बचत कर पाते हैं। और अगर हम यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि एक साथ हमने एक ही जगह पर 5 फसलें लगाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि 30% पानी में हमने 5 फसलों को उगाया है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक फसल को उगाने के लिए कुल हमने 6% पानी का उपयोग किया है। मतलब हमने 94% पानी की बचत की है, जो कि दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी में संभव नहीं है, पैसे खर्चने के बाद भी। तीसरा बड़ा बेनिफिट हुआ। चौथा बड़ा बेनिफिट होता है वो ये कि जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर
जितने भी धरती पर प्राणी हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वो पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर ही क्यों ना हो, सबके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। क्या? घर नहीं, मोबाइल नहीं, गाड़ी नहीं, तीन चीजों की आवश्यकता है। वो है भोजन, पानी और हवा। मनुष्य या कोई भी जीव जंतु बिना सुख सुविधा के, बिना घर के, बिना कपड़ों के जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना भोजन, बिना हवा, बिना पानी के एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक उसी तरह जितनी भी वनस्पति हैं, उन सभी को भी भोजन, पानी और सांस यानी हवा की आवश्यकता होती है। तो इंसानों के लिए अगर हम इस बात को समझें तो हमारी नाक इधर बनी है और हम प्रतिपल सांस लेते रहते हैं और जिंदा रहते हैं। कल्पना करिए कि आपकी नाक को 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो आपको पूरी दुनिया नजर आ जाएगी और आपको अपनी हैसियत भी नजर आ जाएगी और आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि जिस काम के लिए हम जिंदगी शुरू होने से लेकर अंत तक संघर्ष करते हैं वो चीज कोई काम की नहीं है, केवल हवा ही काम की है। ये आपको उस पल समझ में आ जाएगा। खैर, ये बात मेरा आपको इसलिए बताने का था कि आप ये बात समझ पाए कि बिना सांस के धरती पर किसी भी जीव का जिंदा रहना संभव नहीं है। पौधे भी जिंदा हैं और अगर ये जिंदा हैं तो इनको भोजन, हवा और पानी की आवश्यकता है। भोजन ये प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, बचपन में हमने स्कूलों में पढ़ा है, किताबों में लिखा हुआ है। और पानी हम इनको ऊपर से भी देते हैं, वर्षा से भी गिरता है और अपने यंत्रों के माध्यम से भी देते हैं। और लगभग पौधे 70 से 90% तो नमी हवा से पानी को कलेक्ट करके अपनी पानी की पूर्ति कर लेते हैं। फिर रही बात श्वसन क्रिया की, तो समझना पड़ेगा कि ये लोग सांस कहाँ से लेते हैं। पानी समझ में आता है कि जड़ों में दे दिया, ये आता है समझ में कि पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ, क्लोरोफिल नाम का एक जो तत्व होता है उसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये दो चीजें तो मिल गई, पर पौधों ने सांस कहाँ से ली? हमारी नाक किधर है, पौधों की नाक किधर है? तो मैं आपको बता दूं, पौधों की नाक हमेशा जड़ों में होती है और जड़ों में नाक होने के कारण पौधे तभी सांस ले पाएंगे जब मिट्टी में एयर का सर्कुलेशन हो, और एयर का सर्कुलेशन तभी होगा जब मिट्टी में पोरोसिटी होगी, और मिट्टी में पोरोसिटी नहीं होगी तो पौधे सांस नहीं ले पाएंगे। मतलब रंध्रता होना मिट्टी में बेहद आवश्यक है। और आज की तारीख में जिस तरह से हमने लगातार धुआंधार तरीके से केमिकल का प्रयोग किया है, तो आप अंदाज लगा चुके होंगे कि इससे मिट्टी में एसिडिटी बढ़ गई है और मिट्टी हार्ड हो चुकी है, कड़क हो चुकी है, पत्थर के माफिक हो चुकी है। और इस बात का अंदाजा आप अनुभव के तौर पे लगा सकते हैं। आप अपने पूर्वजों से पूछेंगे कि आप पहले जो है ना खेतों में कैसे जाया करते थे, तो वो कहेंगे कि नंगे पैर जाया करते थे। और अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि अभी आप खेतों में कैसे जाया करते हैं, तो आप बता देंगे कि हम गत्ता नीचे लगा के जाया करते हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि मिट्टी पहले से ज्यादा हार्ड हो चुकी है। मतलब हार्ड होने का मतलब पोरोसिटी खत्म हो चुकी है। और जब पोरोसिटी हो गया, तो जब तक जमीन के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा तब तक पौधे श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि मिट्टी में पोरोसिटी होना बेहद आवश्यक है। अब इस बात को इस ढंग से समझिए कि दूर दराज किसानों को गांव में आपने देखा होगा कि जो लोग सब्जी उगाते हैं वो सभी किसान मिट्टी में पोरोसिटी बनाने के लिए निदाई गुड़ाई करते हैं। खुरपी लेके आपने देखा होगा 20-25 दिन या 1 महीने के अंतराल से वो मिट्टी को गोड़ते रहते हैं। अगर उस किसान से जाके पूछोगे कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो ये, तो उसको नहीं पता होता है कि हम पौधों को श्वसन क्रिया कराने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो इतना जरूर बता सकते हैं कि निदाई गुड़ाई करने के बाद हम जब पानी देते हैं तो फसल में एकदम से चमक आती है। और वो उसका साइंटिफिक कारण ये है कि जैसे ही वो मिट्टी को कुदेड़ते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो होता है, जड़ें जो है ना श्वसन क्रिया करती हैं और पौधा रिपीट ग्रोथ करने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। तो कुल मिला के श्वसन क्रिया आवश्यक है, भोजन आवश्यक है और पानी आवश्यक है। जब भी हम किसी पौधे की देखरेख करेंगे तो केवल 3 बातों को केंद्र में रखेंगे। उसे और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल भोजन, हवा और पानी की आवश्यकता है। अगर ये 3 चीजों की पूर्ति आप कर देते हैं तो वो स्वस्थ तरीके से और अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगा। तो जब हम पत्ती वाली सब्जी बोते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो पौधा सबसे बड़ा हो गया होता है उस पौधे को हम जड़ समेत निकाल देते हैं। और जड़ समेत निकालने से 2 फायदे निकल के आते हैं सामने। पहला ये कि अदरक की जड़ें 2 इंच की गहराई पर अदरक लगा है और
इसकी जो पत्ती वाली सब्जी की जो जड़ें हैं वो 2 इंच की गहराई तक ना पहुंच पाए, उसके पहले ही हम पौधे को निकाल के उखाड़ देते हैं ताकि उसकी जड़ें नीचे तक ना पहुंच पाए। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही हम पौधे की जड़ें निकालते हैं तो जड़ें जैसे ही उखाड़ते हैं पौधे को तो मिट्टी उखड़ती है, और मिट्टी उखड़ती है तो पोरोसिटी डेवलप होती है, और पोरोसिटी डेवलप होती है तो श्वसन क्रिया और अच्छे ढंग से होती है। मतलब सभी तरह के पौधे सांस अच्छे से ले पाते हैं, या हम दूसरे ढंग से कहें तो हम निदाई गुड़ाई का खर्चा बचा लेते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से तीन बड़े फायदे होते हैं। पहला बड़ा फायदा कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ने से कोई भी पानी का जो वाष्पीकरण है वो रुक जाता है, पूरा स्पेस ढकने से कोई भी खरपतवार नहीं होता है, और तीसरा पौधे निकालने से श्वसन क्रिया हमारी बहुत अच्छी होती है। तो भाजी को लगाने से 3 बड़े बेनिफिट हो जाते हैं। तो ये हमारी बचत भी कह लीजिए, या मुनाफा भी कह लीजिए, या जो समझना आपको वो समझ लीजिए, पर कुल मिला के इससे 3 बड़े फायदे आपको हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं तीसरी फसल के रूप में, चूंकि हमने ये बांस का, ये घास का इतना सब स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो क्यों ना हम इस पे एक बेल वाली फसल लगा दें जिसकी पत्तियों की साइज छोटी हो। बेल वाली फसल तो लगा दें पर पत्तियों की साइज छोटी हो। अगर हमने बेल वाली फसल लगाई और पत्तियों की साइज बड़ी लगा दी, जैसे लौकी लगा दी, कद्दू लगा दिया या गिलकी लगा दिया, तो मुझे लगता है कि फ्रूटिंग आने के पहले ही ये पूरे मंडप को पूरी तरह से ढक लेगी और नीचे की पत्तियों को कोई भी तरह की सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं इसमें, जिनकी पत्तियों की साइज छोटी होती है, आप समझ गए होंगे, जैसे कुंदरू है, पड़ोरा है, परवल है, ककोरा है, इस तरह की जो छोटी छोटी पत्तियों की साइज वाली बेल वाली फसलें होती हैं हम उनको लगाते हैं। और ये हम सीधा अपना जो बैम्बू होता है, जहाँ पर बांस होता है, वहीं पर हम लगा देते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमने बेल वाली फसल के रूप में कुंदरू को लगाया है, और ये ऊपर जाके शेड पर, मंडप पर ये फूल रही है, कंटिन्यूसली फल रही है, फैल रही है अपने तरीके से। तो तीसरी फसल के रूप में हम कुंदरू, पड़ोरा, परवल या करेले को लगाते हैं। फिर चौथी फसल के रूप में हम 15 बाई 15 पर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15 बाई 15 पर हमने पपीते की फसल लगा रखी है। और पपीते की जो फसल है वो आप देख पा रहे होंगे सीधा बैम्बू के स्ट्रेट हमने लाइन में लगाई है, और ये जाके बैम्बू को के पैरेलली जो है शेड को भेदते हुए मंडप के ऊपर जा रही है। मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस पपीते के पौधे को निकला हुआ है और ये जाके शेड के ऊपर चला गया। मतलब कुल मिला के ये है कि सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर पपीते की क्रॉप होगी, फिर उसके नीचे सेकंड फ्लोर पर जो है हमारी पैरेलली बेल वाली फसल होगी, फिर फर्स्ट फ्लोर पर हमारी लीफी वेजिटेबल्स होगी, और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी कंद वाली फसल होगी। अभी बीच में एक फ्लोर और बच रहा है, जो ये स्पेस है, जो मंडप, क्योंकि हल्दी आप यहाँ पर देख रहे हैं, हल्दी लगी हुई है इस प्लॉट में, तो हल्दी लगभग और ज्यादा हाइट पे अभी आएगी, लगभग इतनी हाइट पे आएगी, 3 साढ़े 3 फीट की हाइट पे। तो इस हाइट से लेकर ये जो हाइट पे जो स्पेस खाली है, हम इस पे वायरिंग कर देते हैं, और वायरिंग करके इस पे एक कोई लता वाली फसल लगा देते हैं, जैसे लौकी है, करेला है, या फिर ककड़ी है, या फिर गिलकी है, तोरई है, इस तरह की कोई एक फसल लगा देते हैं बेल वाली। तो 5वीं फसल के रूप में हमारी वो फसल यहाँ पर ग्रो करती है, और इस ढंग से हम एक साथ एक जमीन पर 4 से 5 फसल ले लेते हैं, और खर्चे 4 से 5 गुना हम अपने कम कर लेते हैं। पहला खर्चा हमने पानी का कम किया 70% बचत के रूप में, दूसरा हमने वीडीसाइड का खर्चा कम किया खरपतवार को ना उगने देने के लिए, तीसरा खर्चा हमने कम किया निदाई गुड़ाई का, चौथा हमने खर्चा कम किया जो हवा के कारण या तेज गर्म के कारण, तेज ठंड के कारण हमारी फसल प्रभावित होती है, ग्रीन नेट या साड़ी की बाउंड्री वॉल करके। पांचवा हमने खर्चा कम किया जो मौसम परिवर्तन का प्रभाव फसलों पर अक्सर होता है, ये मंडप को तैयार करके, जिसमें बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज ठंड, बहुत तेज बारिश और बहुत तेज ओलावृष्टि का प्रभाव हम इससे रोक पाते हैं। तो इस तरह से 5 तरह के खर्चे कम होते हैं। और आपको आश्चर्य की बात होगी कि इसमें जो बात अभी हमने आपको बताई नहीं कि खाद हमें 5 गुना डालना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि 1 ही गुना खाद डालना पड़ता है, क्योंकि जो इसमें फसलें लगती हैं वो एक परिवार होता है। आपने जंगलों को देखा होगा, जंगलों में कैसे एक ही स्थान पर कई तरह के पौधे उगते हैं, तो वो उनका परिवार होता है। पर हमें इस बात को समझना पड़ेगी
कि किसके साथ किसकी जमती है, या कौन कौन परिवार का सदस्य है, या कौन कौन पौधे ऐसे हैं जो एक परिवार में रह सकते हैं। तो इस पे काफ़ी शोध और अध्ययन किया है और करीब करीब बहुत सारे मॉडलों पर हमने काम करके और अध्ययन करके इसकी एक कंप्लीट लिस्ट बनाई है कि कौन सी फसल के साथ में कौन कौन सी फसल आप एक साथ बो सकते हो, मतलब कौन सी 3 फसलें एक साथ बो सकते हो, कौन कौन सी 4 फसलें एक साथ बो सकते हो। तो ये 4 फसलों के साथ जब आप किसी एक फसल को लगाते हो तो जैसा आप जंगलों में देखते हो कि कोई भी तरह की 1 किलो भी खाद डालने नहीं जाता और वहां पर बहुत बड़े वट वृक्ष भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, झाड़ियां भी होती है, घास भी होती है, सभी तरह की चीजें जो है ना एक ही स्थान पर उगती हैं और 1 किलो भी खाद डालने कोई नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि पौधे आपस में सामंजस्य बिठाते हैं और एक दूसरे की जो खाद की आपूर्ति है वो आपस में पूर्ति कर लेते हैं। तो कुल मिला के ठीक इसी तरह ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमने तैयार किया है कि इस तरह से फसलों के कॉम्बिनेशन को लगाते हैं कि एक दूसरे से खाद की पूर्ति हो जाती है। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि खाद की भी हम 4 गुना बचत करते हैं। मतलब अगर हम एक साथ एक ही जमीन पर 5 फसलें उगा रहे हैं तो 1 गुना खाद डाल के 5 गुना फसल लेते हैं, मतलब 4 गुना खाद की भी बचत करते हैं। इसके बाद एक और बात है जो यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन आपको बता दूं, आज हर नौजवान बोलता है या उसका मानना है या उसका कहना है कि मेरे से पैसे खर्च हो जाए पर मेरा समय कम लगे, मुझे जो है ना समय की बचत करनी है या ऐसा काम करना है जो कम समय में ज़्यादा हो जाए। तो कुल मिला के इसमें समय की भी बचत होती है, क्योंकि अगर आप एक फसल लगाते हैं और उसका ड्यूरेशन 6 महीने का होता है तो आपको एक फसल को देख रेख करने के लिए 6 महीने का वक्त चाहिए। मतलब एक बार में आप एक ही फसल देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने 5 फसलें लगा दी। टाइम आप एक ही देते हैं, एक ही बार देते हैं और एक ही बार में 5 फसलों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 गुना आपने समय भी बचा लिया। इस तरह से हमने 5-6 तरीके के बड़े बड़े खर्चे बचा लिए या कह सकते हैं फायदा कर लिया, और 4 गुना 5 गुना फसल तो हमने पैदा की ही। तो कुल मिला के जहाँ पर किसान 1 गुना मुनाफा लेते हैं एक फसल को बोकर, हम वहाँ पर 5 गुना खर्चा बचाते हैं और 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट करते हैं। तो कुल मिला के हम 8 से 10 गुना मुनाफा सीधा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ इस मॉडल की थोड़े से इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर लें, क्योंकि अंत में बात आती है इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें फायदा कितना है, पैसे कितने मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इस मॉडल की खासियत यह है कि जमीन के अंदर जब आप कंद वाली फसल के ऊपर पत्ती वाली सब्जी बोते हैं तो वो लगभग 3 से 4 महीने तक चलती है। अनुमानित आप उससे लाख रुपए 4 महीने की फसल में आराम से ले सकते हैं। और उसके ऊपर जो आप मंडप पर बेल वाली फसल लगाते हैं उससे आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा पूरे साल भर में ले सकते हैं, क्योंकि ये फसल लगातार 9 महीने तक चलती है कंटिन्यूसली। और 9 महीने में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का आंकड़ा अगर बात करें हम तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा ये फसल आपको देके चली जाती है। फिर हमने पपीते यहाँ पर लगा रखे हैं, तो पपीते लगभग आप समझ लीजिए कि लगभग लाख रुपए देके आपको जाते हैं। 200 पेड़ 1 एकड़ में लगते हैं और लाख रुपए आपको 1 एकड़ से देके जाते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारी जो कंद वाली फसल है ये एक पूरी तरह से एफडी का काम करती है। जब आपको इसको कैश कराना तब आप करा लीजिए। और मैंने आपको एक बात कही थी कि हम अदरक फरवरी में क्यों लगाते हैं और इसका बेनिफिट क्या है आगे बताएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फरवरी में जब हम अदरक या हल्दी को लगाते हैं तो फरवरी के महीने में ऑफ सीजन होता है। जब हम उस समय अदरक को लगाते हैं मार्च अप्रैल के महीने में इसका जर्मिनेशन चालू हो जाता है और मई के महीने में ये पूरी तरह से ऊपर उग आती है और जून के महीने में ये पूरी तरह से विस्तार ले लेती है और जुलाई और अगस्त में इसका कंद पूरी तरह से बन जाता है। और अगस्त लास्ट के महीने में या सितंबर फर्स्ट वीक के महीने में हम इस फसल को ज़मीन के अंदर से निकाल कर और बाज़ार में बेच देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि अदरक में लगभग 70 से 80% तक पानी होता है, मतलब मॉइस्चर होता है। और जब अगस्त के और सितंबर के महीने में आप अदरक को निकालते हैं तो उस समय मिट्टी में गीलापन होता है, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होता है और अदरक एकदम वजन से तंदुरुस्त होता है, फूला हुआ रहता है। तो कुल मिला के उसमें पानी आपको ज़्यादा मिलता है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उस समय अदरक में,
तो पानी के भी आपको पैसे मिल जाते हैं। कुल मिला के वजन आपको दुगनी मात्रा में मिल जाता है। और उस समय बाजार में ऑफ सीजन अदरक कहीं का भी नहीं आता, मतलब बाजार में अदरक आता ही नहीं है। और जब आपका अदरक जाएगा तो उसके रेट भी आपको दुगने मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 2 गुने रेट मिल गए और 2 गुना वजन मिल गया। तो कुल मिला के अदरक से ही आपको 4 गुना मुनाफा हो गया। कहने का मतलब ये कि जहां पर आप 1 लाख रुपए अदरक की खेती करके कमाते हैं, वहां पर आप 4 लाख रुपए अदरक की खेती करके कमाएंगे, वो भी फरवरी में लगाकर। तो अगर हम मोटा मोटा अंदाज लगा लें कि अदरक भाई कितना निकला, तो मैं आपको बता दूं कि अदरक लगभग 50 से 60 कुंटल गिरी से गिरी हालत में इस मॉडल में आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हमने अभी तो रेट 125 के आसपास का अदरक का है, अगर हम इसको 100 रुपये भी एवरेज मान के चलें और अगर हमने 60 कुंटल भी निकाल लिया, तो आप गणित लगा लेंगे कि कितना हुआ, लगभग 6 लाख का। अगर हम इसको और कम मात्रा में कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हर एक समय एक जैसे रेट भी नहीं होते हैं और हर समय एक जैसे आंकड़े भी नहीं बनते, तो अगर हम मिनिमम से मिनिमम की बात करें कि भाई जो है हमने 50 कुंटल निकाला और 80 रुपए का बिका, तो भी हमारी 4 लाख की फसल होती है। और अगर इसको भी और हम घटा दें तो लगभग 2.5 से 3 लाख की फसल आप गिरी से गिरी हालत में किसी भी फेलियर कंडीशन में आप अदरक की इसमें से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के 3 लाख के आसपास हमारी अदरक की फसल हो जाती है, 1 लाख के आसपास हमारी साख हो जाती है, 2 लाख के आसपास हमारी बेल वाली फसल हो जाती है, 1 लाख के आसपास हमारा पपीता हो जाता है। और अदरक को निकाल के हम तुरंत इसमें आलू या प्याज या इस तरह की कोई कंद वाली फसल को शिफ्ट कर देते हैं, तो लगभग 50 या लाख रुपए हमारी वो फसल आपको देके जाती है। तो कुल मिला के लगभग हम 8 से 9-10 लाख रुपए तक के ग्रॉस प्रॉफिट के बजट पे पहुंचते हैं। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए आसानी से इस मॉडल से कमाए जा सकते हैं साल भर में। या हम ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, एक इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है, अगर उसके पास 1 एकड़ ही खाली ज़मीन है, तो वो इस मॉडल को अपनाए और बिना डिग्री लिए, बिना किसी के जो है संस्थान के काम किए बगैर अपने खेत में वो 4 से 5 लाख की इनकम जो एक डॉक्टर का पैकेज होता है, एक इंजीनियर का पैकेज होता है, वो 1 एकड़ भूमि में अपने परिवार के साथ रह के कमा सकता है और अच्छी राजाशाही जिंदगी जी सकता है, तो और मालिक की तरह जी सकता है। तो कुल मिला के ये मॉडल आपको इकोनॉमिकल के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़े या किसी भी जो है बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता पड़े, या हम उसको इस शब्द में भी कह सकते हैं, या किसी भी ऐसी चीज की जरूरत पड़े जो हमें बाहर से ही डिपेंडेंट हो। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाहर की डिपेंडेंसी पर ही जाके टिकती है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं ये सस्टेनेबल है। अगर आप बांस की खेती करते हैं या बांस आप अपनी बाउंड्री पे लगाते हैं या कोई भी तरह की आपके पास लकड़ी है, तो आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। घास आपके खेतों में होती है। वायर अगर आपको नहीं खरीदना तो आप बेम्बू को फटा के आप कर सकते हैं। ग्रीन नेट आपको नहीं लगानी है तो आप साड़ियों से आप कर सकते हैं। कुल मिला के ये पूरी तरह से सस्टेनेबल है, इकोनॉमिकल वायबल है और सबसे लास्ट में बायोडिस्पोजेबल भी है, जो इस मॉडल का अंतिम सत्य है, जो हमने स्टार्टिंग में आपसे बात कही थी कि कोई भी ऐसी तकनीक पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो आने वाले 40-50 सालों के बाद हमें ऐसा लगे कि ये तो एक हमें खाई में लेके चली आई। जिस तरह से हरित क्रांति को हमने काफ़ी अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छा लगा जब हमारे उत्पादन बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन आज हमें इस बात को समझने पर मजबूर कर दिया है कि स्कूल और कॉलेजेस से ज़्यादा हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ चुकी है। मतलब इसका दुष्परिणाम ये है कि हमने पीछे एक विनाश का बहुत बड़ा मंजर खड़ा कर दिया है, जो कैंसर के रूप में, जो हार्ट अटैक के रूप में, जो टीबी के रूप में, जो तमाम तरह की ऐसी बीमारियों के रूप में आ चुका है जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी मौत का कारण बन जाता है। तो कुल मिला के हमें कोई भी ऐसी तकनीक पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो आगे जाके इन्वायरमेंट को, पूरी समूची मानव जाति को खत्म करने के कगार पर लाके खड़ा कर दे। तो ये जो हमने बात कही कि ये सस्टेनेबल भी है, इकोनॉमिकल वायबल भी है और ये बायोडिस्पोजेबल भी है।
बायोडिस्पोजेबल का मतलब ये इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाता है। इसमें जो भी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं ये जाके इन्वायरमेंट में वापस डिस्पोज हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं। तो इन्वायरमेंट को उससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है, या इन्वायरमेंट को कोई छेड़ाछाड़ी भी नहीं होती है। तो कुल मिला के साथियों, मैंने आपको लेयर फार्मिंग के बारे में, इसके इकोनॉमिक्स के बारे में और इसके भविष्य के संदर्भ में भी आपको बता दिया कि आज नहीं तो कल आपको इस तकनीक को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका और दूसरा कोई विकल्प अभी नहीं है। जो समस्याएं या जो चुनौतियां आपको हमने स्टार्टिंग में गिनाई थी कि कम जमीन है, बढ़ती आबादी के लिए हमें भोजन की व्यवस्था करनी है, क्वालिटी ऑफ फूड हिंदुस्तान को चाहिए, बल्कि पूरे दुनिया को चाहिए, तो इन सारी समस्याओं का समाधान मल्टी लेयर फार्मिंग और एक जो वैश्विक स्तर पर खनक, मैं आपको खुद से बता रहा हूं कि कोई भी तकनीक शुरुआत करने से पहले उसके अंत तक पहुंचना चाहिए कि 40-50 साल बाद इस तकनीक का क्या होगा, या इससे एनवायरनमेंट को हानि क्या होगी, या इससे हमारे आने वाली जनरेशन को क्या हानि होगी, इससे हमारी हवा को क्या हानि पहुंचेगी, पानी को क्या हानि पहुंचेगी, या फिर पूरी मानव जाति को क्या हानि पहुंच सकती है। तो इसमें कोई हानि है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो हम काम करते हैं वो नेचर के साथ जुड़कर, नेचर के साथ समन्वय बिठा के और नेचर की चीजों का ही उपयोग करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका 100 नहीं, 50 नहीं, 1000 साल बाद भी कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए जिस टेक्नोलॉजी में कोई विकल्प ना हो उसको संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया, क्योंकि ये विषय इतना बृहद है, मुझे लगता है 1-2 घंटे की चर्चा में ये संभव नहीं है एक्सप्लेन करना, पर मैंने फिर भी आपको प्रैक्टिकली खड़े होकर ये चीज़ें समझाई हैं। और यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर हल्दी अभी लगी हुई है। एक फसल यहाँ पर पत्ती वाली जो थी इस फील्ड पे पालक की, वो हमारी निकल चुकी है। अभी हल्दी ऊपर है, बेल वाली फसल के रूप में हमारी कुंदरू ऑलरेडी ऊपर है, और उसके बाद जो है ना पपीते आपको दिख ही रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर 3 फसलें आपको लगातार अभी दिख रही हैं। चौथी फसल हमारी यहाँ पर निकल चुकी है। तो एक फसल निकलती है, दूसरी फसल आती है, तीसरी फसल आती है, चौथी निकलती है, इस तरह से ये असली सिलसिला चलता रहता है। तो आपको हमने लेयर फार्मिंग के बारे में बताया। अब हम आपको एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के बारे में समझाते हैं। और मैनेजमेंट में बहुत सारी बातें हैं, इसको भी हम विषय को कम समय में नहीं समेट सकते हैं, पर फिर भी कोशिश करते हैं आपको मोटे मोटे बिंदुओं पर बात करने की। मैनेजमेंट में सबसे पहले नंबर किसान को ये बात पर फोकस करना होगा कि हमें खेती करना है, और खेती करते समय हमें किन किन चीज़ों को साथ में लेके काम करना होगा। तो सबसे पहली बात यह है, पानी का मैनेजमेंट हमें करना होगा, समय का मैनेजमेंट हमें करना होगा, कीड़ों का मैनेजमेंट हमें करना होगा, खरपतवार का मैनेजमेंट हमें करना होगा, खादों का हमें मैनेजमेंट करना होगा, और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, पर उन सभी चीज़ों का हमें मैनेजमेंट करके, प्रबंधन करके ही इस काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो हम आपको मोटा मोटी यहाँ पर जो खाद है, दवाई है, बीज है, खरपतवार है, पानी है, और जो है अपने कीड़े हैं, इस सभी तरह के मैनेजमेंटों पर छोटा सा प्रकाश डालते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले नंबर हम आपको बताते हैं कि किस तरह के हमें खादों का प्रयोग हमें ज़मीन में करना चाहिए, और वो किस ढंग से बनते हैं, और हम वो स्वयं कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जैविक खेती का अर्थ ही है सस्टेनेबिलिटी। अगर ये सस्टेनेबल नहीं है तो जैविक खेती का शब्द ही अर्थविहीन है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, संवाद होता है, लोग कहते हैं साहब आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो या जैविक खेती कर रहे हो। मैं बोलता हूँ शब्द कोई भी हो, आपको जहर का इस्तेमाल खेत में नहीं करना है। फिर आप जो भी शब्द से संतुष्ट होते हो वो शब्द आप अपने टैग लगा लेना या ब्रांड बना लेना, जो करना वो कर लेना, परंतु खेत में जहर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, और बाहर की चीज भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने बोला जैविक खेती अगर आप कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो ना वो नेचुरल फार्मिंग है ना जैविक खेती है। नेचुरल फार्मिंग करने चले, पॉली हाउस लगा लिया 20 लाख का, आप उसको नेचुरल फार्मिंग नहीं बोल सकते। तो कुल मिला के साथियों, मेरा मतलब ये है कि सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज बाहर की इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, स्वयं से ही वो पूरी होना चाहिए। उसी फार्मिंग तकनीक को जैविक बोलेंगे, उसी फार्मिंग तकनीक को नेचुरल फार्मिंग बोलेंगे, उसी फार्मिंग तकनीक को जो है परंपरागत कृषि बोलेंगे, ऋषि कृषि बोलेंगे, विषमुक्त कृषि बोलेंगे। जितने भी नाम हैं हिंदुस्तान में वो सारे नाम को बोलेंगे, परंतु कोई भी चीज बाहर की इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो